जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वीरेशन 111 के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपने अपडेट की शुरुआत करेंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और सैफ्रॉन हेलीकॉप्टर इंजन को लेकर के आई एक बड़ी अपडेट से। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और सैफ्रॉन हेलीकॉप्टर इंजन ने साथ में मिल करके जो इंजन मैन्युफैक्चरिंग है, इसके काम की शुरुआत करने की घोषणा करी है। उन्होंने कहा कि इसके अंतर्गत एक इंडिजिनस इंजन तैयार किया जाएगा जो कि इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर को पावर करने के काम में आएगा, और इसमें भारत की जो आत्मनिर्भरता है इंडिजिनस इंजन के क्षेत्र में, ये लगातार बढ़ती रहेगी। ये एक जॉइंट वेंचर होगा जहां पर न सिर्फ भारत में लोकल प्रोडक्शन होगा इन इंजन्स का, बल्कि भारत के पास जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है इंजन के, ये भी होने वाले हैं। ये एक क्रूशियल एस्पेक्ट है, क्योंकि अगर भारत को इंजन में कुछ मॉडिफिकेशन या बदलाव करने की ज़रूरत पड़ी तो उन्हें किसी प्रकार के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी सैफ्रॉन से। ये काम भारत में खुद किए जा सकते हैं। इसके अंतर्गत जो इंजन बनाया जाएगा ये 2500 से लेकर के 3000 शाफ्ट हॉर्स पावर की जो ताकत है वो जनरेट करेगा, और ये हमारे जो IMRH और दूसरे वेरिएंट हेलीकॉप्टर के होने वाले हैं उनको पावर करने का काम करेगा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत और अमेरिका के बीच में 31 की संख्या में MQ-9 हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस ड्रोन की खरीद की जानी है, जो कि तकरीबन $3 बिलियन की होने वाली है। लेकिन इस खरीद के ऊपर रशियन मीडिया ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। स्पुतनिक की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले कुछ हफ्तों में तकरीबन 6 MQ-9 ड्रोन्स को हाउथी रेबल्स के द्वारा मार गिराया गया है, और ये ड्रोन काफ़ी ज़्यादा आसान टारगेट बन जाते हैं एयर डिफेंस सिस्टम के। और भारत को लेकर के उन्होंने ये कहा है कि भारत अमेरिका की मार्केटिंग गिमिक का शिकार हो रहा है, जो कि उन्होंने MQ-9 ड्रोन्स को लेकर के शुरू की है। हालांकि उन्होंने ये कहा है कि भारत की ज़रूरतें अलग है, लेकिन फिर भी भारत को एक बार इस बड़ी डील पे विचार करना चाहिए कि क्या $3 बिलियन ऐसे ड्रोन्स के लिए खर्च करना सही होगा, जो कि आसान टारगेट हैं एयर डिफेंस सिस्टम के लिए। और भी कई महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो स्पुतनिक के द्वारा उठाए गए हैं। आपको बताते चलें कि भारत में ये जो 31 की संख्या में ड्रोन है, इनमें से 15 ड्रोन इंडियन नेवी और 8 ड्रोन इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी के द्वारा ऑपरेट किए जाने हैं, जहां पर इनका मुख्य कार्य इंटेलिजेंस गैदरिंग, सर्विलेंस और रिकॉनेसेंस मिशन में होगा। वहीं वेपनाइज वेरिएंट भी इसके हमें देखने को मिलने वाले हैं। और अगली बड़ी अपडेट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को लेकर के आ रही है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के चीफ सीबी अनंत कृष्णन सर ने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के प्रोडक्शन को बढ़ाए जाने को लेकर के एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करी है, और उन्होंने प्राइवेट कंपनियों की सहभागिता को लेकर के भी एक महत्वपूर्ण जानकारी सामने रखी है। उन्होंने कहा कि भारतीय वायुसेना की स्ट्रेंथ को कैसे बढ़ाना है, इसका रोड मैप तैयार हो चुका है, और हम भरसक प्रयास कर रहे हैं कि जो एयरक्राफ्ट का प्रोडक्शन रेट है इसको लगातार बढ़ाया जाए। अगर हम कॉन्ट्रैक्ट शेड्यूल की बात करें तो HAL को 16 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष की दर तक डिलीवर करना है, लेकिन अब जो नया प्लान सामने आया है जिसको उन्होंने इनहेंस डिलीवरी शेड्यूल नाम दिया है, इसके अंतर्गत हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की जो 3 प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ हैं, जो कि क्रमशः बेंगलुरु में है और एक नासिक में है, इनकी सहायता से प्रोडक्शन रेट को 24 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष की दर तक बढ़ाना है। जी हाँ, अगर हम बात करें बेंगलुरु की दोनों प्रोडक्शन लाइन की, तो ये 16 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष की दर तक बनाने में सक्षम है, और वहीं नासिक प्रोडक्शन लाइन एक्टिव होने के बाद यह संख्या 24 तक पहुंच जाएगी। यहाँ पर कहानी खत्म नहीं होती। HAL का असली प्लान यहीं से शुरू होता है। अब HAL जो प्राइवेट इंडियन कंपनीज हैं उनको इस प्रोग्राम में इन्वॉल्व करना चाहती है, और यहाँ पर जो प्राइवेट कंपनियाँ होंगी ये तेजस के की पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करेंगी। दरअसल यहाँ पर प्लान तो ये है कि जो फ्रंट फ्यूजलाज, सेंटर फ्यूजलाज और रियर फ्यूजलाज है, विंग्स है और एडिशनल 4 फुल स्ट्रक्चर हैं, इनका निर्माण प्राइवेट कंपनियों के सहयोग से किया जाएगा। इसके 2 बेनिफिट होंगे। पहला बेनिफिट तो ये होने वाला है कि इससे पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी फास्ट होगी और प्रोडक्शन रेट को बढ़ाया जा सकेगा, और HAL 28 से 30 एयरक्राफ्ट भी प्रति वर्ष की दर तक डिलीवर करने में सक्षम हो सकती है। दूसरी बात यह है कि प्राइवेट कंपनियों का जो कॉन्फिडेंस है इस प्रकार के प्रोग्राम में, ये भी लगातार बढ़ेगा, और ये हमारे तेजस मार्क 2 और AMCA प्रोग्राम के लिए एक वरदान साबित होगा। HAL ने यह भी कहा कि अगर उन्हें कभी भी ऐसा लगता है कि डिलीवरी में कोई पॉसिबल डिले हो सकती है, तो वहां पर एक बैकअप प्रोडक्शन लाइन भी होगी, जिसकी सहायता से एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन को बढ़ाने का प्रयास उनके द्वारा किया जाएगा। तो यहाँ पर HAL का प्लान साफ है कि अब चीज़ें फास्ट ट्रैक होने वाली हैं। जैसा कि हमने कल ही कहा था कि भारतीय वायुसेना प्रमुख जो है यूरोफाइटर टाइफून को उड़ाएं, और भारत के डिफेंस गलियारे में इसको लेकर के कोई बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। और इसी मामले पर बात करते हुए भारतीय वायुसेना के पूर्व अधिकारियों ने अपने जो फीडबैक है वो टाइफून को लेकर के देने शुरू कर दिए हैं, और इस दौरान ग्रुप कैप्टन MJ विनोद सर ने अपने मीडिया के वक्तव्य में ये कहा है कि टाइफून के साथ जो उनका इवैल्यूएशन के दौरान एक्सपीरियंस रहा है वो बहुत अच्छा नहीं रहा है। उन्होंने कहा कि टाइफून और राफेल में भले ही कोई ज़्यादा डिफरेंस ना हो, लेकिन फिर भी राफेल एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना के लिए एक उत्तम चॉइस हो सकते हैं। आपको बता दें कि यूरोफाइटर टाइफून और राफेल एक दूसरे के साथ MRFA पर कॉम्पीट कर रहे हैं, और MMRCA 1 में एक माइनर मार्जिन से राफेल कंपटीशन को जीता था,
और लेकिन अब जो पहले के टाइफून थे और अब के टाइफून में काफ़ी बदलाव किए जा चुके हैं। ये ट्रेंच 5 है जो कि टाइफून के सबसे अपग्रेडेड वेरिएंट है और जिस प्रकार के ऑफर यूरोफाइटर कंसोर्टियम के द्वारा दिए गए हैं, भारतीय वायुसेना एक बार उसको इवेल्युएट जरूर करेगी। हालांकि अभी भी आपको बता दें कि एक्सपर्ट्स का मानना यही है कि राफेल के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। हमारी अगली बड़ी अपडेट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को लेकर के आ रही है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अब 12 की संख्या में जो एडिशनल सुखोई 30 MKI मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है, इनके निर्माण की तैयारी कर चुकी है और अब ये जो एयरक्राफ्ट हैं ये HAL के द्वारा भारत में ही बनाए जाएंगे। दरअसल ये अंडर लाइसेंस बनाए जाएंगे और ये लाइसेंस भारत को यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन के द्वारा प्रदान किया गया है। अगर हम पर यूनिट कॉस्ट की बात करें तो ये तकरीबन $70.3 मिलियन की होगी अगर HAL इसको प्रोडक्शन में लाती है। और अगर हम इसे रशियन बिल्ट मॉडल से कंपेयर करें तो उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट जो है ये $42.15 बिलियन की हो जाती है, ऐसा अधिकारियों का कहना है। हालांकि ये जो प्राइस है इसके पीछे की वजह यह है कि भारत में बहुत सारी चीज़ों को मॉडर्नाइज किया गया है और भारत में जो इंडिजिनस कंटेंट है ये 51% से ज़्यादा पार कर चुके हैं। सबसे खास बात यहाँ पर यह है कि अभी भी भारत को जो रॉ मटेरियल्स है इन्हें रशिया से इंपोर्ट करना पड़ता है और भी दूसरी चीज़ें हैं जिनकी वजह से ये जो प्राइस है ये काफ़ी बढ़ जाता है। हालांकि आपको बता दें कि ये जो सुखोई 30 MKI होंगे ये काफ़ी मॉडर्नाइज होंगे और HAL का टारगेट तो ये है कि आने वाले भविष्य में आपको 78% से लेकर के 80% तक इंडिजिनस सुखोई 30 MKI देखने को मिलेंगे, जहां पर आपको इंडियन मेड वेपन सिस्टम, इंडियन मेड एवियोनिक्स और रेडार सिस्टम भी देखने को मिलने वाले हैं। और अगली बड़ी अपडेट रशिया से आ रही है और अगर ये रिपोर्ट सच है तो रशिया को पहले Su-57 फैलन का नुकसान उठाना पड़ा है। आइए जान लेते हैं पूरा मामला क्या है। दरअसल यूक्रेनियन फोर्सेस के द्वारा ये क्लेम किया गया है कि उन्होंने रशिया के एडवांस 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट Su-57 फैलन को एयर बेस में ही निशाना बना लिया है और ये जो दावा किया गया है ये कीव की GUR डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के द्वारा किया गया है संडे को, जहां पर उन्होंने कुछ सैटेलाइट पिक्चर्स सामने रखी हैं जहां पर उन्होंने सबूत के तौर पर उन्हें प्रस्तुत किया है। टेलीग्राम पोस्ट की बात करें तो GUR ने यह दावा किया है कि ये जो Su-57 फैलन है ये रूस के द्वारा डिप्लॉय किया गया था जिसको ड्रोन स्ट्राइक में मार गिराया गया है। हालांकि अभी भी ये कंफर्म नहीं है कि कैसे ये मिशन एग्जीक्यूट किया गया है और यूक्रेनियन मिलिट्री की किस यूनिट के द्वारा ये मिशन एग्जीक्यूट किया गया है। हालांकि एक पॉपुलर रशियन प्रो वॉर मिलिट्री ब्लॉगर है जो कि अपने आप को एक फाइटर बॉम्बर कहता है, वो बेसिकली एविएशन जो न्यूज़ है उस पर फोकस करता है, उसने भी इसको वैलिडेट किया है। लेकिन अभी भी बता दें कि इस रिपोर्ट के पुख्ता प्रमाण नहीं है क्योंकि ये जो स्ट्राइक की बात की जा रही है ये फ्रंट लाइन से 589 किलोमीटर की दूरी पर है। और सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर दो पिक्चर्स को कंपेयर किया गया था, एक 7 जून की थी और एक 8 जून की थी, जहाँ पर 7 जून को Su-57 फैलन जो है वो इंटैक्ट खड़ा था, जबकि 8 जून को उसके आसपास एक्सप्लोजन के जो केटर हैं ये देखने को मिले हैं, जिसके बाद ये दावा किया गया है कि एयरक्राफ्ट को भारी नुकसान पहुंचा है। हालांकि अभी भी इंटरनेशनल मीडिया पे इसको लेकर के डिबेट है। एक जो ग्रुप है इसको फेक मानता है और एक ग्रुप जो है वो इसका समर्थन करता है। आपको बताते चले कि Su-57 रशिया का 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है जिसको लेकर के रूस ने ये दावा किया था कि वो इसे ऑलरेडी कॉम्बैट में इस्तेमाल कर चुका है, जहां पर इसने जो सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस मिशन है इनको एग्जीक्यूट किया है और रूस के द्वारा लगातार ये एयरक्राफ्ट कॉम्बैट रोल में इस्तेमाल भी किया जाता रहा है। लेकिन अभी जो ये न्यूज़ सामने निकल के आ रही है इसके पुख्ता प्रमाण नहीं है और जब तक इसके पुख्ता प्रमाण नहीं आ जाते कोई भी निष्कर्ष पे पहुंचना जल्दबाजी होने वाली है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और रिपोर्ट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।